तो चलिए दोस्तों, चैप्टर 6 में आपका स्वागत है। और इससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपसे क्यों इंपॉर्टेंट है। आपके 2024 प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 5 मिनट का मुझको समय दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन अगर तब आपको अच्छी ना लगे तो फिर आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, वरना आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए, यहाँ पे आप डायरेक्टली स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं। जो स्टेटमेंट आई है, वीडियो पॉज कर लीजिए, क्योंकि हमारे पुराने वाले अगर व्यूअर देखेंगे कहेंगे क्या भाई हर वीडियो में एक ही चीज़ बताते रहते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चैप्टर 6 शुरू करेंगे इस यूनिट का। ये दूसरा चैप्टर है और इसके बाद हमारे पास कितने चैप्टर और बचे हैं आप कमेंट करके बताइए। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती हैं? तो आफ्टर लर्निंग अबाउट हाउ द अर्थ वाज फॉर्म, कैसे अर्थ फॉर्म हुई, हाउ इट इवॉल्व्ड, इट्स क्रस्ट एंड अदर इनर लेयर्स, हाउ कैसे इसके क्रिस्टल प्लेट्स जो हैं मूव करे एक दूसरे के ऊपर और अभी भी वो मूव करते जा रहे हैं, और सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली अर्थक्वेक के रिगार्डिंग, कैसे द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिज्म एंड अबाउट द रॉक एंड मिनरल्स के बारे में हमने वॉल्केनिज्म पढ़ा और रॉक्स के बारे में पढ़ा, मिनरल्स के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इज द सरफेस ऑफ अर्थ इज अनइवन। तो अर्थ की जो सरफेस है वो अनइवन क्यों है? द अर्थ क्रस्ट इज डायनेमिक, अर्थ की जो ऊपर की क्रस्ट होती है वो डायनेमिक होती है। यू आर वेल अवेयर ऑफ इट, हैज़ मूव्ड एंड मूव्स वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। और आपको पता है कि ये इसने मूव की हुई है, यानी रिसेंट में यानी पास्ट में आप देखेंगे, और उसी के साथ ये अभी भी मूव कर रही है। कैसे? वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, दोनों तरीके से। कि यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मिली और उसी के साथ एक जगह कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकराई और उन्होंने वर्टिकल फॉर्मेशन किया, हिमालयस का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पे दोनों तरीके की मूवमेंट हमें वर्टिकली भी देखने को मिली और हॉरिजेंटली भी देखने को मिली। ऑफ कोर्स इट मूव्ड अ बिट फास्टर इन द पास्ट देन द रेट एट विच इट इज मूविंग नाउ। और ऐसी माना जा सकता है कि पहले इसने ज़्यादा तेजी से जो है मूव करी। द डिफरेंसेस इन द इंटरनल फोर्सेज ऑपरेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ विच बिल्ट अप द क्रस्ट हैव रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन। तो अंदर जो डिफरेंसेस हैं इंटरनल फोर्सेज के बीच जो आ रही हैं, वही कारण है इन वेरिएशंस का, जो कि सरफेस ऑफ द क्रस्ट पे हमें देखी जा सकती है, हम देख सकते हैं। द अर्थ सरफेस इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली शेप्ड टू एक्सटर्नल फोर्सेज। जो अर्थ की सरफेस है वो लगातार सब्जेक्ट किसकी होती है? जो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस पड़ रही हैं, जैसे कि बेसिकली एनर्जी या सनलाइट हो गई। ऑफ कोर्स द इंटरनल फोर्सेज आर स्टिल, जो इंटरनल फोर्सेज हैं वो तो हमेशा चलती रहती हैं, वो एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, हमेशा ऑन गोइंग प्रोसेस है। लेकिन इसके अलावा कुछ और बाहरी ताकतें भी हैं जो कि हमारी धरती के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। कहीं पे इरोजन हो रहा है, कहीं पे डिनंडेशन हो रहा है, कहीं पे क्लाइमेट कंडीशन कोई दूसरी है। तो ये सारी भी चीज़ें होती हैं, यानी ना केवल अंदर वाली प्रोसेस हो रही है एंडोजेनिक, बल्कि कोई एक्सोजेनिक भी यहाँ पे प्रोसेस कई सारी चल रही हैं। दैट मीन इसका ये मतलब है द अर्थ सरफेस इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली सब्जेक्टेड बट टू बाई एक्सटर्नल फोर्सेस। तो यानी यहाँ पर अर्थ की सरफेस वही बात हो रही है कि एक्सटर्नल फोर्सेस से ओरिजिनेटिंग विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल फोर्सेस विद इन द अर्थ, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक्सटर्नल फोर्सेज हो रही हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं, और कुछ हैं जो अंदर से हो रही हैं। तो द एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी बाहर से जो आती है उसको एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। अंदर वाली जो आपका मैग्मा राइज कर रहा है, मैग्मा में कन्वेंशन करंट चल रही है, उसकी अलग करंट चल रही है, मूवमेंट हो रही है, और आपका जो हिमालय है उसकी साइज बढ़ रही है, क्योंकि आपकी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और धीरे धीरे उसी में चिपकी हुई चली जा रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इंटरनल यानी एंडोजेनिक फोर्स की वजह से हो रहा है। ठीक, अब आपको एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? अब एक्सोजेनिक फोर्सेस जो मैंने बताया कि बाहर से होती हैं और ये रिजल्ट होती हैं वियरिंग डाउन डिग्रेडेशन, और ये कॉज करती हैं डिग्रेडेशन ऑफ रिलीफ्स को, एलिवेशन और फिलिंग अप एग्रेडेशन ऑफ पेशेंस, और ये फिलिंग का भी काम करती हैं। अब जैसे कहीं पे एक जगह लैंड डिग्रेड हुई तो वहाँ से जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ी सेडिमेंटेशन के रूप में, कहीं जाके फिलिंग अप कर देंगी, उसको एग्रेडेशन कहेंगे। डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन हो जाएगा बेसिन्स का और डिप्रेशंस का ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे। द फिनोमिना ऑफ वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ, जो फिनोमिना होता है वियरिंग डाउन यानी वियर होना, यानी कोई रिलीफ है वो धीरे धीरे डिनंडेट हो रहा है, वियर हो रहा है, और वेरिएशंस उसमें आ रही हैं ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन के माध्यम से उसे हम ग्रेडेशन कहते हैं, यानी वहाँ पे ग्रेड हो रहा है, इरोजन हो रहा है। फिर एंडोजेनिक फोर्सेस कॉन्टिन्यूसली एलिवेट होती हैं, बिल्डअप करती हैं पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। तो कहीं पे अगर एक जगह इरोजन होगा, किसी कारणवश हवा से हो गया, पानी से हो गया, वाटर
रिसोर्सेज से हो गया, तो वहाँ पे वाटर फोर्स मार रही है तो नीचे आ रही है ऐसी, तो यहाँ पे जब यहाँ से डिग्रेड होगा तो कहीं पे आकर के ये बिल्डअप होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिल्डअप होगा, सेडिमेंटेशन होगा ऑफ द अर्थ सरफेस, और इस वजह से एक्सोजेनिक प्रोसेस फेल करती है, फेल टू इवन आउट द रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसी वजह से जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो फेल करती हैं टू इवन आउट, यानी यहाँ पर इवन हर जगह सरफेस नहीं हो पाती और वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे एक एक लाइन आप पढ़ेंगे, ऐसे समझ समझ के पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आने वाली हैं और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। As long as the opposing actions of exogenic and endogenic forces continue, और जैसे ही जितनी दूर तक जितनी देर तक जो अपोजिंग एक्शन है एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस का वो चलता रहता है तो यहाँ पर वहाँ पर वेरिएशंस होती रहती हैं। जनरल टर्म में कहें जो एंडोजेनिक फोर्स है वो मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्सेस होती हैं और एक्सोजेनिक प्रोसेस जो होती हैं वो लैंड वेयरिंग फोर्सेस होती हैं, यानी जो ज़मीन से एंडोजेनिक फोर्स आ रही है वो लैंड बना रही है, कहीं पे सी स्प्रेडिंग थियरी काम कर रही है, कहीं पे हिमालयस ऊपर जा रहे हैं तो बन रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन जो आपके बाहर वाले फैक्टर्स हैं, पानी हो गया, सन रेज हो गई, फिर यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है, फ्रीजिंग थामिंग हो रही है, कई सारी चीज़ें हैं इरोजन में, डिग्रेडेशन में जो होती हैं, और वेदरिंग प्रोसेस हो रही है, और वो क्या कर रही है, तोड़ रही है कि बना रही है, तोड़ रही है। तो ये चीज़ हो गया, ये लैंड बियरिंग फोर्सेस होती हैं, लैंड को वियर करती हैं, टेयर करती हैं, इरोज करती हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेंसिटिव, जो अर्थ की सरफेस है वो सेंसिटिव है, ह्यूमन डिपेंड ऑन इट फॉर दियर सस्टेनेंस एंड हैव बीन यूजिंग इट एक्सटेंसिवली एंड इंटेंसिवली। तो ह्यूमन इस पर डिपेंड करते हैं अपनी सस्टेनेंस के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपना जीवन का निर्वहन करने के लिए, जीविका निर्वहन के लिए, और इसको वो एक्सटेंसिवली काफ़ी हायर रेट पर यूज़ कर रहे हैं, इंटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। आप देखेंगे तो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इस जितना मतलब जहाँ से जो रिसोर्स मिलेगा, ईवीज बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, पेड़ काटो, जंगल काटो, ये काटो, वो काटो, सब कुछ जो है एक्सप्लॉइट करने पे हम लोग एक्सटेंसिवली लगे हुए हैं। सो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर इन ऑर्डर टू यूज़ इट इफ़ेक्टिवली। तो इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए हमें इसके बारे में, इसके नेचर के बारे में जानना पड़ेगा कि अगर आज हम पेड़ काटेंगे, खूब ज़्यादा पेड़ काट दिया और दूसरी जगह पेड़ नहीं लगाएंगे तो एक जगह डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। आज यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गया तो कार्बन का जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वैसे भी, और वहाँ पे कार्बन सिंक नहीं होगा, कार्बन लेगा नहीं पौधा, पेड़, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होगी ही नहीं तो कार्बन लेगा कैसे, कार्बन लेगा नहीं तो वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैला रहेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ओशन टेम्परेचर बढ़ेंगे, कोलर ब्रीचिंग होगी, कोरल ब्रीचिंग होगी, तो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम होगी। और क्या होगा कि जब सी सरफेस टेम्परेचर राइज होता है तो साइक्लोन जैसी कंडीशंस आने लगेंगी, और इसी के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबमर्जेंस की प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लगेंगी, आर्कटिक अंटार्कटिक वाली बर्फ़ पिघलने लगेगी। तो ये चीज़ें हैं डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस एंड डिमिनिशिंग इट्स पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर, और उसका पोटेंशियल जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेन द अर्थ इन्वायरमेंट, और सभी ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ये सब मैंने आपको आगे ही बताया था, नीचे लास्ट वाले जो 2 चैप्टर्स हैं कि कैसे सब चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, फूड चेन का हिस्सा होती हैं, इकोसिस्टम, हैबिटेट, इन्वायरमेंट होता है हमारा। तो हाउएवर ह्यूमन हैव कॉज एक्सटेंसिव डैमेज, लेकिन इंसानों ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है इन्वायरमेंट को थ्रू ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन से, ओवर यूज से। यूज़ वी must always leave it potential enough to sustain life through the future। तो यहाँ पे एक कैपेसिटी होती है, किसी भी लैंड की, किसी भी जगह की कैपेसिटी होती है। अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करेंगे, वो सस्टेनेबल कैपेसिटी से इंक्रीज रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने आप को दोबारा रिप्लेनिश नहीं कर पाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कोई फसल आप खेत में लगाए हुए हैं, जैसे कि आपको पता है कि फसल लगाएंगे तो एक बार में काट के एक बार हटा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फसल्स होती हैं
जिसमें आप एक बार काटेंगे, जैसे बरसीम होती है, गांव में देखे होंगे गायों को चारा देने के लिए, तो उसमें क्या कहा जाता है कि आप थोड़ा जड़ थोड़ा ऊपर से काटिएगा बरसीम, जिससे वो दोबारा से उग सके। इसको आप दोबारा भी अपनी गायों को खिला सकते हैं बरसीम उगा करके। लेकिन अब आप गए सीधा जड़ पकड़ के उखाड़ दिया उसको, और इतना तेज उखाड़ा है या फिर एकदम नीचे नीचे से काट काट के उखाड़ा है, हो सकता है उसमें से 30-40% 50% सस्टेन ना कर पाएँ, ख़त्म हो जाए। तो वैसे ही है कि आप ज़्यादा पेड़ों को काट दे रहे हैं, वो रिप्लेनिश ही ना कर पाएँ दोबारा। तो ये चीज़ हो गई है। मोस्ट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ हैड एंड हैज़ बीन सेव्ड ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो आपकी अर्थ की सरफेस है, जैसे अरावली हिल्स है, ये हिमालय से भी ज़्यादा पुरानी है। आपका डेक्कन प्लेट्यू हो गया, अरावली हिल्स हो गई, कोलोराडो प्लेट्यू हो गया, ये सब बहुत पुराने प्लेट्यूज़ हैं। लेकिन इसमें धीरे धीरे डिनडेशन हुआ, इरोजन हुआ, इसका जो सेडिमेंट है वो आसपास पठारों में गया, प्लेट्यू बन गया, और फिर कुछ तो नदियों के साथ जाके बहुत दूर चला गया, वो समंदर तक पहुंच गया। तो यहाँ पे ये करते 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 इसका लेवल काफ़ी नीचे आ गया, और ये सारी इरोड हो गई, और इनकी डिस्टेंस जो है, जो कई हज़ार मीटर में थी, वो कुछ 100 मीटर में ही रह गई। तो ये होता है सेव्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसा 1-2 दिन में तो होगा नहीं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स में होगा, हज़ारों सवों हज़ारों सालों में होगा, लाखों सालों में होगा। एंड बिकॉज ऑफ इट्स यूज़ एंड मिस यूज़, क्योंकि हम इसका यूज़ करते हैं या मिस यूज़ करते हैं ह्यूमंस के द्वारा, तो पोटेंशियल इज़ बीइंग डिमिनिश्ड एट फास्ट रेट। तो इसका जो पोटेंशियल है, जो इसकी कैपेसिटी है, वो कम होने लगती है एक फास्ट रेट पे। तो इफ़ द प्रोसेस विच सेव्ड एंड आर शेपिंग द सरफेस, यदि जो प्रोसेस है जिसने शेप किया है या फिर वो शेप कर रहा है अर्थ की सरफेस को, अर्थ इनटू वैरायटीज़ ऑफ फॉर्म, अलग अलग लैंड फॉर्म में, शेप्स में, एंड द नेचर ऑफ मटेरियल, और जो नेचर ऑफ मटेरियल को डिफाइन कर रहा है, ऑफ विच इट इज़ कंपोज, यानी जिस मटेरियल से ये बना है, आर अंडरस्टूड, प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू मिनिमाइज द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन। तो यहाँ पे उसको कम किया जा सकता है, प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, जिससे हम कम से कम उसका जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट है, यानी जो उस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है ह्यूमन के यूज़ के द्वारा, उसको बचाया जा सकता है। ये चीज़ है, ठीक। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है? यू वुड लाइक टू नो द मीनिंग ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, तो आप इसको जानना चाहेंगे। द एंडोजेनिक एंड द एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेस, यानी ऐसे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कि फिजिकल स्ट्रेस लेके आती हैं एंड केमिकल एक्शंस लेके आती हैं ऑन अर्थ मटेरियल्स पर, ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन कन्फिग्रेशन, और वहाँ पर चेंजेस आ जाती हैं उनकी कन्फिग्रेशंस में। किसकी कन्फिग्रेशन में? अर्थ की सरफेस पर। उसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। चाहे वो एंडोजेनिक फोर्स से हो, चाहे वो एक्सोजेनिक फोर्स से हो, कोई भी फोर्स अगर अर्थ की सरफेस पर, उसके ऊपर प्रेजेंट जो भी चीज़ें हैं, आपकी रॉक हो गई, किसी प्रकार का रॉक है, किसी प्रकार का प्लेट्यू है, पठार है, और जो है प्लेन्स हैं, वहाँ उनकी कन्फिग्रेशंस में कोई चेंज ला रही है, कुछ एडिशन हो रहा है, कुछ सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। एक डायस्ट्रॉफिज्म आता है। डायस्ट्रॉफिज्म और वल्केनिज्म आर एंडोजेनिक फोर्सेस, ये एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं। एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, एंडोजेनिक मतलब अंदर से जो हो रही हैं। डायस्ट्रॉफिज्म और वल्केनिज्म, वल्केनो अंदर से ही आएगा। These have already been discussed in a brief in preceding unit, तो हमने इसके बारे में पीछे बात किया है। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ये सारी चीज़ें क्या हुई? वेदरिंग हो गई। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारी चीज़ें एक्सोजेनिक यानी बाहर की शक्तियों से हो रही हैं। बाहर जो आपकी रेन है वो बाहर से आ रही है, सनलाइट बाहर से आ रही है, टेम्परेचर ठंडा हुआ, उसके पोर्स में पानी जम गया, फ्रीज हो गया, एक्सपेंड किया, क्रैक्स पड़ गए, ये आपका बाहर हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ ना आपको जीसी लियोंग पढ़ाऊँगा, इसके बाद पूरी जीसी लियोंग ख़त्म करेंगे हम, तब मज़ा आएगा आपको और पढ़ने में। तो उसमें एक एक चीज़ आप पढ़ेंगे ना, उसमें दिमाग आपका हरा हो जाएगा। दीज एक्सोजेनिक प्रोसेस आर डेल्थ विथ, और यही एनसीईआरटी 11th की और जीसी लियोंग 2 चीज़ आप पढ़ लीजिए, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपका मेंस भी निकल जाएगा, केवल और केवल प्री नहीं, आपका मेंस भी निकलेगा, वही पढ़ लीजिए आप बस। दीज एक्सोजेनिक प्रोसेस आर डेल्थ विद द, क्योंकि उसमें मेंस में क्या होता है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट से 6-7 पॉइंट लिखने रहते हैं। बाकी आपको थोड़ी केस स्टडी लिखनी पड़ेगी, कुछ जो है उसमें केस स्टडीज़ के साथ कुछ नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें, उसको लिंक करना पड़ेगा, अलग अलग इन्वायरमेंट से लिंक कीजिए, लाइफ से लिंक कीजिए। तो ऐसा होता है ना उसमें, तो उसमें 3-4 पॉइंट ही आपको मेन पॉइंट के लिखने रहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप जीसी लियोंग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, दैट इज़ एनफ फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ जीएस मेंस एज वेल। दीज एक्सोजेनिक प्रोसेस आर डेल्ट विद इन डिटेल इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया गया है।
एन एक्सोजेनिक एलिमेंट, जो एक्सोजेनिक एलिमेंट होता है नेचर का, जैसे कि पानी हो गया, आइस हो गई, विंड हो गया, तो यही मैंने आपको बताया। कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अर्थ मटेरियल्स, वो कैपेबल होता है एक्वायर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में, किसको? अर्थ मटेरियल्स को। कैन बी कॉल्ड ए जियोमॉर्फिक एजेंट, और इसको क्या कहा जा सकता है? एक जियोमॉर्फिक एजेंट कहा जा सकता है। और दोस्तों मैंने जो है ना 6 से लेकर के 10 तक की जो एनसीईआरटी है उसके शॉर्ट नोट भी बना के रखे हैं अपने हैंड रिटन नोट्स में, तो अब उसके बाद उसकी भी मैं वीडियो डाल दूंगा जिससे आप लोगों को समझ में आए। अभी पॉलिटी वाला तो हैंड रिटन नोट वाला अवेलेबल हो जाएगा अब तो अपलोड। इसके बाद जैसे ये खत्म होता है 2 चैप्टर हमारे, एक चैप्टर शायद और बचा हुआ है इसका, तो एक चैप्टर पूरी 11th की एनसीईआरटी आपकी खत्म। और अब इसके बाद हम पूरी लक्ष्मीकांत का रिवीजन करेंगे। मैं सोच रहा था आपको लाइन बाय लाइन बुक पढ़ाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि आपका प्रीलिम्स अभी बहुत नज़दीक है और उसको पढ़ाने में कम से कम 2-3 महीने का समय लग जाएगा। और अभी देख रहे हैं मैं कितनी वीडियो डाल रहा हूँ, एक दिन में 8-8 वीडियो डाल रहा हूँ, 9 वीडियो डाल रहा हूँ, 9 लेक्चर डाल रहा हूँ ना, तो प्रीलिम्स में है तो इतना टाइम तो हो नहीं पाएगा, उसमें कुछ और चीज़ें भी करनी रहती हैं। तो मैं आपका रिवीजन वाला कर देता हूँ अभी, फिर जब मेरे पास टाइम होगा तो पूरी लक्ष्मीकांत आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाएगी, ठीक है? उसमें चिंता मत कीजिए। वैसे बुक तो मैं इस पर दिखा नहीं सकता, तो मैं ऐसे हेडिंग बता दूंगा, आप अपनी बुक एक खरीद लीजिएगा और उसके बाद मैं एक एक लाइन ऐसे पढ़ के आपको बताऊंगा, आप अपनी बुक में देखते रहिएगा, मेरा लेक्चर सुनते रहिएगा, एक एक लाइन आपको समझ में आएगी। देखिए एक्सप्लेन करना, लेक्चर तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, मैं एक फिगर लेके आऊँ, फिगर रख दूँ और उसी फिगर को दिखा कर सब कुछ चीज़ें बता दूँ। लेकिन ऐसा होता है जब मैं भी पढ़ रहा था, तो जब अगर मान लो यूट्यूब पे लेक्चर देखता हूँ कि कोई टीचर मुझे पढ़ाता है तो बहुत अच्छा लगता है देख सुनने में, अरे यार कितना बढ़िया है। लेकिन जब वो चीज़ें आप टेक्स्ट में देखते हैं, टेक्सचुअल फॉर्मेट देखते हैं और खुद से समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत हार्ड लगती है, अरे ऐसा कैसे है। तो फिर इसका सबसे बड़ा उपाय मैंने क्या सोचा कि मैंने देखा कि अब मैं पढ़ूंगा एक एक लाइन को तोड़ करके। अब एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, फिर उसके आगे जाता हूँ तो फिर उसको तोड़ता हूँ। जैसे व्हेन, जब, दीज एलिमेंट, यानी ये सारे एलिमेंट, किन एलिमेंट की बात हो रही है जी? जो जियोमॉर्फिक एजेंट हैं, यानी वाटर, आइस एंड विंड। तो ऐसे अगर आप जोड़ के पीछे से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ कि जब दोबारा आप एनसीईआरटी को कभी उठाएंगे देन यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट यू कैन लर्न इट ऑल बाय योरसेल्फ, बिकॉज एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग बट ब्रिंगिंग द पाथ ऑफ सेल्फ लर्निंग। ये आपके भाई की कोट है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। तो व्हेन दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम मोबाइल ड्यू टू ग्रेडियंट, और ये जो नेचर का जो एलिमेंट्स हैं अब ये मोबाइल हो गए, क्यों? क्योंकि अब ऐसे स्लोप है, किसी पहाड़ पर है, अब पानी यहाँ पहाड़ से नीचे जाएगा तो ये मोबाइल होगा। अभी ऐसे अगर कहीं पे है, लेक में ऐसे पानी है, तो पानी तो भैया ऐसे रुका हुआ है, अब उससे कोई मतलब ही नहीं है, अपना एवोपरेट हो रहा है, फिर आ रहा है बारिश, फिर ऐसे चली आ रही है, फिर ऐसे एवोपरेट हो रहा है, वो रुका है, मछली उछली उसमें खा रही हैं। लेकिन जैसे ही ग्रेडियंट आया, अब पानी बोले भैया मैं तो चला, क्यों? क्योंकि नीचे ग्रेविटी खींच रही है उसको, तो कहा मैं चला, अब थोड़ा टहलूंगा। तो ऐसे जब टहलने वो निकलेगा तो धीरे धीरे सरफेस को इरोड करेगा अपने साथ, दूर छोटे मोटे पत्थर, पेबल्स, रॉक्स, चट्टान ले लेंगे, और वो चट्टान भी इसके साथ क्यों चलेंगे? जैसे मान लीजिए एक चट्टान इतना छोटा सा है और यहीं पे है और यहाँ से पानी ऐसे बह रहा है, और इसने क्या किया कि इसने उसके सरफेस को थोड़ा सा उसको पावर दी। अब वो कब से सोच रहा था कि मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि उसको ग्रेविटी का कांस्टेंट पुल किसी भी चीज़ पे है, लेकिन वो किसी तरीके से यहाँ पे फंसा हुआ था। तो इसके नीचे की सरफेस को इसने मिट्टी को काटना शुरू किया। जब धीरे धीरे इस रॉक के नीचे की मिट्टी या पतली पतली जो लेयर है रॉक की जो इसको रोके रखी हैं, जब वो पानी से कटना शुरू हुई तो अब इसके पास ग्रेविटी का भी एक मोमेंटम आ गया, पानी का भी मोमेंटम आ गया। तो दोनों मिल करके, और एक जो यहाँ पे इसकी जो पकड़ थी, तो आपने सुना होगा ना सरफेस रन ऑफ बढ़ जाती है जब पेड़ काट देते हैं हम, तो वहाँ पर सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी लूज करने लगती है, क्योंकि जब पानी बहता है, जब पानी बरसता है तो उसके बाद वो बहता है, जब बहेगा उस पर पेड़ वगैरह नहीं रहेंगे तो जड़ें पकड़े हुए रहती हैं मिट्टियों को, वो मिट्टी पकड़ नहीं पाएंगी और मिट्टी सारी बह जाएगी। तो कुछ ऐसा यहाँ भी हो रहा है, यहाँ की मिट्टी बह गई और जैसे बहने लगी तो इसका मोमेंटम और मिट्टी के साथ ये दोनों कहेंगे चल भाई नीचे चलता हूँ मैं, और ये ऐसे नीचे भाग लेगा, और एक बार इसका मोमेंटम इसने पकड़ा, फिर ग्रेविटी, मोमेंटम और फिजिक्स अपना सारा काम करती हैं और ये फट फट नीचे जाता है। फिर ये जिससे टकराएगा, छोटे छोटे रॉक से टकराएगा, उनको भी लेगा, वो सारी मिल करके एक ऐसा इफेक्ट बना देती हैं जिससे आपने देखा है कि कहीं एक छोटी सी माइनिंग एक्टिविटी या छोटी सी कोई ऐसा चेन सा इफेक्ट बनाता है, जिग सा इफेक्ट बनाता है, जहाँ पे ऐसा कि छोटा सा ऐसा पत्थर आया और उस छोटे से पत्थर ने बड़े पत्थर को हिट किया, छोटे छोटे पत्थर ने मिल करके, और उसी के साथ बड़ा पत्थर आया और वो अपने साथ पूरा ऐसा बल लेके आया, बल्ज में
और ये बल्क में आ गए और यहाँ पे क्या हुआ, लैंडस्लाइड देखने को मिल गई, एवलांचेस देखने को मिल गए आपके स्नोई रीजन में। तो ये चीज़ होती है। तो अब यहाँ पे अगर ये मोबाइल है, उसके बाद इसको ग्रेडियंट का, पानी को ग्रेडियंट का सहारा मिल गया यानी ग्रेविटी का सहारा मिल गया, तो ये क्या करेगी, मटेरियल्स को हटा देगी और अपने साथ ट्रांसपोर्ट करेगी देम ओवर स्लोप्स, और डिपॉजिट करेगी कहाँ, लोअर लेवल पर, अपने फुट हिल्स पर, जहाँ ये स्लोप कम हो जाएगी, ढलान कम हो जाएगी। और जैसे ये है ऐसे आई, अब यहाँ पे ढलान कम हो गया तो यहाँ ऐसे फुट हिल हो गया इसका, अब फुट हिल पे ऐसे हो जाएगी, क्योंकि फुट देखते हैं आपका फुट कैसे होता है, अगर देखेंगे तो फुट आपका ऐसे होता है ना, ऐसे आपका ये पैर है, एंकल ऐसे नीचे आएगा तो ये ऐसे फुट हो जाता है, यानी यहाँ से आपका जो ये लंबा लंबा आपका पैर है ये ऐसे कट जाता है यहाँ पे, तो इसी के लिए इसको फुट हिल कहते हैं, यानी यहीं से इसे ब्रेक हो जा रहा है। तो यहाँ पे आके सेडिमेंट सारे इसी आपके फुट हिल के पास रुक जाएंगे। और अगर यहाँ भी ग्रेडियंट नहीं है जैसे कि प्लेन्स वगैरह में होता है, तो यहाँ पे आके धीरे धीरे से रुक जाते हैं, तो फिर इधर लोअर ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कम ग्रेडियंट हो जाता है, यही बता रहा है। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड जियोमॉर्फिक एजेंट, तो जो प्रोसेस होते हैं और जो एजेंट्स होते हैं स्पेशली एक्सोजेनिक यानी एक्सटर्नल वाले, अनलेस स्टेटेड सेपरेटली, जब तक कि हम अगर यहीं पे जो जियोमॉर्फिक एजेंट हैं इनको हमेशा हम क्या कहेंगे, एक्सोजेनिक ही कहेंगे, अनलेस जब तक कि हम ये ना बताएं कि हाँ ये वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हो रहा है या इसकी वजह से हो रहा है, आर वन एंड द सेम, तो ये एक ही चीज़ होंगी और ये सेम वही होंगी कि आपका ये बिंड वगैरह ही यही चीज़ें मानिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है अगर इरोजन, डिग्रेडेशन और कहीं पे डिपोजिशन की बात करते हैं। क्योंकि रेगिस्तान में भी देखेंगे तो बड़े बड़े जब तूफान आते हैं तो आपके बड़े बड़े क्या बन जाते हैं, हिल्स जैसे बन जाते हैं। वहाँ पे कमेंट करके बताइए उसको क्या कहते हैं। अ प्रोसेस इज़ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अर्थ, ये प्रोसेस इज़ अ फोर्स, A process is a force applied on earth materials affecting the same, तो एक जो प्रोसेस है वो एक फोर्स के रूप में अप्लाई होती है अर्थ के मटेरियल्स पर जो कि सेम तरह से अफेक्ट करते हैं। और एक जो एजेंट होता है वो क्या होता है, एजेंट इज़ अ मोबाइल मीडियम जो कि लेके आता है, जैसे कि रनिंग वाटर हो गया, मूविंग आइस हो गया, मासेस हो गया, मूविंग आइस मासेस जो कि मैंने अवलांच बताया आप लोगों को, विंड हो गया, वेव्स हो गई या करंट्स हो गई, ये एजेंट का काम करते हैं। और इन एजेंट की वजह से जो पूरा इफेक्ट आता है, जो फोर्स अप्लाई होता है, उसको एक पूरी प्रोसेस कहते हैं। यानी ये एजेंट आए, उनको इन्होंने परसुएड किया, अब ये एक पानी निकला तो ये एजेंट है, एजेंट हमारा कौन है, पानी है, क्योंकि ये ही आके इसके इस रॉक के हिलने का कारण बन रहा है। अब इसने इसको हिलाया और इस रॉक ने, फिर दोनों ने मिलके ये पूरी लैंडस्लाइड की प्रक्रिया को कर दिया। तो ये जब पूरी प्रक्रिया आपस में बन गई एजेंट के द्वारा, लेकिन इसको शुरुआत एजेंट ने किया, तो इस पूरी प्रक्रिया को एक प्रोसेस का नाम हम दे देते हैं, विच रिमूव्स, जो कि रिमूव करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, डिपॉजिट करती है अर्थ के मटेरियल्स को, जैसे कि ग्राउंड वाटर, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स, करंट कैन बी कॉल्ड जियोमॉर्फिक एजेंट। और इन सबको क्या कहेंगे हम, जियोमॉर्फिक एजेंट कहते हैं। डू यू थिंक इट इज़ एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश जियोमॉर्फिक एजेंट्स एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस, क्या आप ये सोचते हैं कि यह ज़रूरी है अलग अलग करना डिस्टिंग्विश जियोमॉर्फिक एजेंट्स को और जियोमॉर्फिक प्रोसेस को, क्या इसको अलग किया जा सकता है या फिर ये ज़रूरी है कि इनको अलग अलग तरीके से देखा जा सके। फिर वही मैं कहता हूँ, ज्योग्राफी में सब कुछ चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं और सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं। फिर ग्रेविटी बिसाइड्स बीइंग अ डायरेक्शनल फोर्स, तो जो ग्रेविटी होती है बिसाइड्स बीइंग अ डायरेक्शनल फोर्स, यहाँ पे एक डायरेक्शनल फोर्स का काम करती है, एक्टिवेटिंग ऑल डाउन स्लोप मोमेंट, क्योंकि यहाँ पर अगर ये मान के चलिए ग्रेविटी ना होती तो वही फिर न्यूटन जी वाला बात आता कि ये सेबुआ निचुआ काहे को गिरता है जी, ये सेबुआ तो निचुआ नहीं ऊपर भी जा सकता था, तो वही है कि ये पत्थर वो ऊपर भी तो जा सकता था, तो निचुआ क्यों आ रहा है, और पनिया निचुआ ही क्यों आ रही है, जब पनिया तो ऊपर भी जा सकती थी, ऊपर क्यों नहीं गई। तो यहीं पे ग्रेविटी जो है वो एक डायरेक्शनल फोर्स का काम करती है और ऑल्सो कॉजेज स्ट्रेस ऑन अर्थ मटेरियल्स, और हमेशा एक पुल बना रहती है, एक स्ट्रेस, एक खिंचाव बनाई रहती है जिससे हमेशा सबको खींचती रहती है। अब मुझे ऐसे, मेरा ये हाथ है, अब मैंने यहाँ पे रोका हुआ है लेकिन ये खींच रही, मैंने छोड़ दिया, ये आ गया, लेकिन मैंने इस पर अपनी थोड़ी सी ताकत लगाई हुई, ऐसे देखिए, ऐसे या ऐसे मैंने छोड़ दिया, ये गिर गई, तो यहाँ पे स्ट्रेस तो है। ठीक, अब क्या होता है, इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस एक्टिवेट वेव्स एंड टाइड्स, और यहाँ पे इनडायरेक्टली जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस होता है वो वेव्स को एक्टिवेट करता है, वो टाइड को, टाइड्स, इंड्यूस्ड करंट एंड विंड्स, इन सारी चीज़ों को एक्टिवेट करने का काम करता है। विदाउट ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट, अगर ग्रेविटी ना हो, खिंचाव ना हो और ग्रेडियंट ना हो, देयर वुड बी नो मोबिलिटी,
और यहाँ पे फिर कोई मोबिलिटी ही नहीं होगी और इसी कारण से यहाँ पर इरोजन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये ऐसी हिल है, यहाँ पे एक पत्थर है, अब ये पत्थर कहेगा मैं ऊपर जाऊँगा क्योंकि नीचे कोई खींच ही नहीं रहा है। तो अगर यहाँ पे और ग्रेडियंट और यहाँ पे ग्रेडियंट भी नहीं है, ये ऐसा है, तो ना पत्थर इधर को जाएगा ना पत्थर इधर को जाएगा और ग्रेविटी होगी भी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे खींचते रहो भैया, हम तो यहीं खड़े हुए हैं और क्या ज़मीन फाड़ के अंदर घुस जाएंगे? तुम्हारी हिम्मत हो ज़मीन फाड़वा लो और ज़्यादा तेज़ खींचो, ये बात है। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन आर पॉसिबल, तो यहाँ पे ना इरोजन हो सकती थी, ना ट्रांसपोर्टेशन हो सकता था और ना ही डिपोजिशन हो सकता था। सो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस आर एज इम्पॉर्टेंस एट अदर जियोमॉर्फिक प्रोसेस, तो यहाँ पर ग्रेविटी भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, किसमें? जियोमॉर्फिक प्रोसेस में। तो ग्रेविटी इज द फोर्स दैट is keeping us in contact with surface and it is the force that switches on the movement of all surface material on the earth। तो ग्रेविटी ही वह फोर्स है जो कि हमें कांटेक्ट में रखती है सरफेस से, और ये वही फोर्स है दैट स्विचेस, जो कि बदलती है ऑन द मूवमेंट ऑफ ऑल सरफेस मटेरियल, यानी जब सरफेस के मटेरियल जिससे जैसे चेंज होते हैं अर्थ पर, ये स्विच करती रहती है। द स्विचेस ऑन द मूवमेंट, यानी स्विच ऑन करती है मूवमेंट को जो आपके सरफेस मटेरियल हैं। देखिए दैट स्विचेस ऑन मतलब एक्टिवेट कर देती है। कोई मूवमेंट नहीं होता पर ये खींचती रहती है। वो जैसे नीचे से छुड़ा नहीं पाया, बेस उसका कमज़ोर हुआ, वैसे ही वो नीचे की तरफ भागने लगेगा, स्विचेस ऑन कर देती है। ऑल द मूवमेंट्स आइदर विद इन द अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑकर ड्यू टू ग्रेडियंट, और जो मूवमेंट होती है अर्थ की तरफ वो ग्रेडियंट की वजह से होती है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये चीज़ तो आपको पता ही है, हाई सैलिनिटी से लो सैलिनिटी की तरफ ना। आगे आइए, अब एंडोजेनिक प्रोसेस की बात करते हैं। जो एंडोजेनिक प्रोसेस होती हैं वो द एनर्जी इमैनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ इज द मेन फोर्स बिहाइंड एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जो अर्थ के अंदर से एनर्जी आ रही है, दिस एनर्जी इज मोस्टली जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिविटी, और ये जो एनर्जी है वो रेडियो एक्टिविटी की वजह से हो रही है, रोटेशनल की वजह से हो रही है और टाइडल फ्रिक्शन एंड प्राइमोडियल हीट की वजह से हो रही है। इसलिए अभी आप देखेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी ले आ रही है, तो ऐसा कह रहे हैं कि भैया अब हम जो है जियो थर्मल एनर्जी लेंगे, तो आपके जैसे नीदरलैंड हो गए, वहाँ पर देखेंगे आइसलैंड हो गया, वहाँ पर भी मिल जाएगी। नीदरलैंड में स्पेशली ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है जियो थर्मल एनर्जी को, तो वहाँ पर आप ये चीज़ें देखेंगे। तो इसका इस्तेमाल होता है एनर्जी हार्नेसिंग के लिए, हीट का इस्तेमाल होता है। और रिसेंट अभी एक स्टडी आई जो कि आपके पिरामिड पर आई, जो आपके पिरामिड्स हैं, और इन पिरामिड्स में क्या देखने को मिला, इनके नीचे बड़े बड़े चैम्बर्स हैं जो कि पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और इन स्ट्रक्चर को इस्तेमाल ऐसा माना जाता है किया जाता था अर्थ की हीट की एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। तो सोचिए अगर ये बात सही हो गई और इस पर जो पिलर्स वाली थियरी है वो सही होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ डिबेट्स भी चल रही हैं, तो अब उसको अच्छी तरीके से मेज़र किया जाएगा, देखा जाएगा कि ये बात सत्य है या नहीं है। तो दिस एनर्जी ड्यू टू जियोथर्मल ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है एंड हीट फ्लो करती है फ्रॉम विद इन इंड्यूस्ड डायस्ट्रॉफिज्म एंड वोल्केनिज्म इन लिथोस्फीयर। तो यहाँ पे डायस्ट्रॉफिज्म या वोल्केनिज्म होता है लिथोस्फीयर में ड्यू टू वेरिएशन इन जियोथर्मल ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे जियोथर्मल ग्रेडियंट का हमें देखने को मिलता है वेरिएशन। अब एक चीज़ आपको और पता है, जैसे ये मैग्मा है, यहाँ पे कैसा होता है, जैसे ये हमेशा ये कोर है, ये गर्म होगा, तो यहाँ से जो ये लेयर होगी नीचे वाली ये गर्म हो जाएगी, क्योंकि ये कोर के पास है, हीट हो जाएगी। जब ये हीट होगी तो ऊपर को जाएगी तो ये ठंडी हो जाएगी, और जब ये ठंडी होती है तो फिर ये नीचे को आएगी। तो ऐसे साइकिल्स इसमें बनते रहते हैं, ऊपर गई, ठंडी हुई, नीचे आई, गर्म हुई, फिर ये ऐसे ऐसे होती रहती है, जिनकी वजह से ऊपर वाली प्लेट्स में मूवमेंट भी हमें धीरे धीरे देखने को मिलती हैं। ठीक, द एक्शन ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस आर नॉट यूनिफॉर्म, और ये जो है ये हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होती है। एंड हेंस टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड ओरिजिनल क्रिस्टल सरफेस इज अनइवन, और इसलिए जो टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड ओरिजिनल क्रिस्टल सरफेस होती है वो अनइवन होती है। अब डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है, अब ये देखिए, द प्रोसेस दैट मूव एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ अर्थ क्रस्ट, ऐसी प्रोसेस जो कि मूव करती है, एलिवेट करती है, उठा देती है, या फिर बिल्डअप करती है, बनाती है क्या, पोर्शंस ऑफ अर्थ के क्रस्ट के पोर्शंस को, वो आती है डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर। कैसे, जैसे कि ओरोजेनिक प्रोसेस क्या होती हैं, इन्वॉल्विंग ऑफ
इन्वॉल्विंग माउंटेन बिल्डिंग। ओरोजेनिक प्रोसेस मतलब अब जैसे यहाँ पे आई इंडियन प्लेट, यहाँ पे आई यूरेशियन प्लेट, दोनों टकरा गई, दोनों ऐसे ही चली गई, हिमालय बना दी, तो यहाँ पे ओरोजेनिक प्रोसेस हुई, माउंटेन बिल्डिंग की प्रोसेस हुई। तो यहाँ पे थ्रू सीवियर फोल्डिंग, यहाँ पे फोल्ड हो रहा है, अफेक्टिंग द लॉन्ग एंड नैरो, तो लॉन्ग और नैरो बेल्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट को अफेक्ट कर रही हैं। फिर एक आता है एपिरोजेनिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, अपलिफ्ट होता है या वार्पिंग ऑफ लार्ज पार्ट अर्थ क्रस्ट का होता है, यानी यहाँ पे अपलिफ्ट होगा या फिर यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगा, जो है वार्पिंग देखने को मिलेगी। फिर अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है, अर्थक्वेक से क्या होता है, लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर प्लेट टेक्टोनिक होता है, हॉरिजेंटल मूवमेंट यहाँ पे हमें क्या मिलती हैं, क्रिस्टल प्लेट्स की देखने को मिलेंगी, यानी हॉरिजेंटल मूवमेंट हो रही हैं, इधर उधर जा रही हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी, ओरोजेनी के प्रोसेस में क्या होता है, द क्रस्ट इज सेवरली डिफॉर्म इनटू फोल्ड, तो यहाँ पे क्रस्ट डिफॉर्म हो जाती है फोल्ड से ड्यू टू एपिरोजेनी, और देयर में भी सिंपल डिफॉर्मेशन। तो एपिरोजेनी से क्या होता है, सिंपल डिफॉर्मेशन होती है। तो ओरोजेनी में क्या होगा, अब इनटू फोल्ड, तो आप देखेंगे फोल्ड माउंटेन होते हैं, ब्लॉक माउंटेन होते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फॉर्मेशंस हमें होती हैं, देखने को मिलती हैं। ओरोजेनी इज अ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, whereas एपिरोजेनी इज अ कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। आपकी ओरोजेनी मिल करके जैसे माउंटेन बनाती है, वैसे ही जो एपिरोजेनी है वो कॉन्टिनेंट बनाती है। दो द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी, एपिरोजेनी, अर्थक्वेक एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, देयर कैन बी फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ द, और इन सारे में क्या होगा, या तो फॉल्टिंग होगा, या तो फॉल्टिंग होगा, या तो फ्रैक्चरिंग होगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑल दीज प्रोसेसेस कॉज प्रेशर्स, और इन प्रोसेस की वजह से क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस, पीवीटी, विच इन टर्न इंड्यूस मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक, और फिर इससे क्या होता है, मेटामॉर्फिक प्रोसेस रॉक्स की शुरू होती है, जिसमें आपकी जो पहले से प्रेजेंट रॉक्स हैं, चाहे वो इग्नियस हैं, सेडिमेंट्री हैं, वो आपस में मिल करके फिर नया रिक्रिस्टलाइजेशन होता है उनका, और नई तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर सकती हैं वो। वॉल्केनिज्म की बात करते हैं। वॉल्केनिज्म इंक्लूडेड द मूवमेंट ऑफ मॉल्टन रॉक, तो आपको पता है कि यहाँ मूवमेंट जब होता है मॉल्टन रॉक का या मैग्मा का, ऑन टू और टुवर्ड द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के ऊपर या अर्थ की तरफ जा रही हैं, वो फॉर्म करती हैं बहुत सारी इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक फॉर्म्स को। कुछ अंदर ही सॉलिडिफाई हो गई हैं ज़मीन में आने, ज़मीन के ऊपर आने से पहले ही, कुछ जो है ज़मीन पे आई और उसके बाद वो जा कर के बाहर सॉलिडिफाई हुई। मेनी एस्पेक्ट ऑफ वॉल्केनिज्म हैव ऑलरेडी बीन डेल्ट इन डिटेल, और हमने इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तो ये आपको पता ही है। अंडर वॉल्केनोज इन यूनिट 2, और वॉल्केनोज में यूनिट 2 में हमने देखा कि इग्नियस रॉक इन द प्रीसीडिंग चैप्टर इन दिस यूनिट। एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होती है, जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है डिराइव करती है उनकी एनर्जी कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, डिटरमाइंड बाय अल्टीमेट एनर्जी, जैसे कि सन हो गया, एंड ऑल्सो ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फैक्टर्स, और टेक्टोनिक फैक्टर की वजह से जो जो ग्रेडियंट क्रिएट किए गए हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, एक्ट्स अपॉन ऑल अर्थ मटेरियल, सब अर्थ मटेरियल के ऊपर लगती है, स्लोपिंग सरफेस पर जो जो चीज़ें हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन किया वो है। टेंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ मैटर, और इससे मैटर का मूवमेंट होता है डाउन स्लोप, नीचे की तरफ। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, और जो फोर्स अप्लाई होता है पर यूनिट एरिया उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग, और किसी भी सॉलिड में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे ठेल रहा हूँ अपने हाथ को, तो पुल कर रहा हूँ और खींच रहा हूँ तो पुश कर रहा हूँ, तो चाहे पुश हो चाहे पुल हो, यहाँ पे एक प्रकार का इसमें स्ट्रेच आ रहा है, जैसे स्ट्रेस आ रहा है। जैसे कि आप एक रबर लेंगे, अब चाहे रबर को ऐसे दबाएंगे तो भी वो उसमें वो दबने लगेगा, ऐसे पकड़ के ऐसे दबाइए दबने लगेगा, यानी स्ट्रेस हुआ उसके अंदर, या फिर ऐसे पकड़ के खींचेंगे स्ट्रेच होगी तो भी वहाँ पे एक स्ट्रेस को फील हुआ। फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द फेसेस ऑफ अर्थ मटेरियल्स, ऐसी फोर्सेस जो कि एक्ट कर रही हैं अलॉन्ग द फेसेस ऑफ अर्थ मटेरियल्स, यानी अर्थ मटेरियल्स की तरफ या उनके फेसेस की तरफ, मतलब उनके ऊपर आर शियर स्ट्रेसेस, उनके ऊपर स्ट्रेस डाल रही हैं, सेपरेटिंग फोर्सेस हैं। इट इज दिस स्ट्रेस एट दैट ब्रेक रॉक्स एंड अदर अर्थ मटेरियल, और यही वो स्ट्रेस है जो कि ब्रेक करता है रॉक्स को
और दूसरे मटेरियल्स को। द शियर स्ट्रेस रिजल्ट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इनकी वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, स्लिपेज हो जाती है। बिसाइड ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, और ग्रेविटेशनल स्ट्रेस के अलावा भी अर्थ मटेरियल बिकम सब्जेक्टेड टू मॉलिकुलर स्ट्रेस, उनके अंदर खुद एक मॉलिकुलर स्ट्रेस होता है दैट मे बी कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर, जिनमें नंबर ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अमॉन्ग विच टेम्परेचर चेंजेस। अब टेम्परेचर चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल किसी का, अब आपने आइस ले लिया, अब आइस का टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अभी पास पास में थे, अब वो दूर दूर जाने लगेंगे, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, उनकी जो फोर्स है वो कम हो जाएगी, तो चिपके नहीं रहेंगे, वो दूर जाने लगेंगे, तो फिर धीरे धीरे वो मेल्ट करके नीचे आने लगेंगे। और अगर वही समुद्र के पानी में अब आ गए, अब ग्लेशियर से वो पानी बन गए हैं, उन्हीं पानी को अगर सन की हीट मिलेगी तो वो एवापरेट करने लगेंगे, अब उनके मॉलिक्यूलर और दूर दूर हो गए और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी डिस्टेंस बढ़ गई है, जितने जितने पास होंगे, जितनी डेंसिटी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो उस पर लगेगा वो ज़्यादा होगा। ये आप लोगों ने 4th 5th 6th क्लास में पढ़ा ही होगा साइंस में। क्रिस्टलीन एंड मेल्टिंग आर द मोस्ट कॉमन, और इसमें क्रिस्टलाइजेशन और मेल्टिंग ज़्यादा कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलेगी। फिर केमिकल प्रोसेस नॉर्मली लेड टू लूजनिंग ऑफ बॉन्ड, और यहाँ पे कुछ केमिकल प्रोसेस भी होती हैं जो कि ग्रेन्स के बीच में लूजनिंग का काम करती हैं उनके बॉन्ड का। डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्यूबल मिनरल्स और सीमेंटिंग मटेरियल्स, जैसे सॉल्यूबल मिनरल्स डाल दो या फिर सीमेंटिंग मटेरियल्स का डिसोल्यूशन हो जाता है। तो द बेसिक रीज़न दैट लीड्स टू द वेदरिंग, तो यहाँ पे जो बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से वेदरिंग होती है, मास मूवमेंट होता है, इरोजन होता है, वो डेवलपमेंट है स्ट्रेस इन द बॉडी ऑफ द अर्थ मटेरियल, कि किसी भी प्रकार का स्ट्रेस उसमें कैसे भी पैदा हो जाए, चाहे केमिकली हो जाए, चाहे एक्सोजेनिक फोर्स से, एंडोजेनिक फोर्स से, ग्रेविटेशनल पुल से, उसके अपने वेट से, स्लोप से, ग्रेडियंट से, किसी भी चीज़ से अगर वहाँ पर स्ट्रेस क्रिएट होता है तो लॉन्ग रन में आपने सुना है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो रसरी भी एक प्रकार का, पानी से जब कुएं से जब पानी निकाला जाता है तो आपकी जो रसरी है, जो रस्सी है, जो रोप है, वो भी एक प्रकार का स्ट्रेस डाल रही है उस पत्थर के ऊपर। तो धीरे 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 वो पत्थर फिर बीच में वो जो रस्सी है उसका शेप ले लेता है, और बीच में ऐसे फिर ऐसे ये साइड में डंबल की तरह मोटा हो जाएगा और बीच में वो पतला हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे उसके ऊपर भी स्ट्रेस पड़ रहा है, धीरे धीरे पड़ रहा है, लॉन्ग रन में उसका रिजल्ट सामने आ जाता है। फिर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर द टू इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट दैट कंट्रोल वेरियस प्रोसेसेस। तो क्या यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेम्परेचर हो गया और दूसरा प्रेसिपिटेशन हो गया, ये दो इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट हैं जो कि कंट्रोल करते हैं वेरियस प्रोसेसेस को, अलग अलग प्रकार की प्रोसेस को। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैंने बताया उसकी डेंसिटी कम होगी, मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, तो पानी जो है वो पानी पहले अगर टेम्परेचर बढ़ा तो आइस था, आइस से पिघल करके ग्लेशियर से वो समुद्र में आया और समुद्र से अब वो इवेपोरेट हो गया, एवेपोरेशन हो गया, उसका वो ऊपर चला गया। फिर प्रेसिपिटेशन हुई, अब वो जाके किसी पत्थर के ऊपर प्रेसिपिटेट कर रहा है तो आप देखेंगे कि बूंद 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 कहीं भी पानी पड़ेगी तो उसके ऊपर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है, उनके पोर्स में जाएगा, उनके पोर्स में भी जाएगा, या फिर अपने आप ज़्यादा फोर्स से अगर वो नीचे आएगा तो फिर वो बड़े बड़े ग्लेशियर्स में मेल्ट होगा, रिवर्स के फ्लो में भी होगा तो ग्रेडियंट की तरफ भागेगा और वो अब बड़ी बड़ी नदियाँ आ गई, आपके फ्लड्स होने लगते हैं। आप देखेंगे अगर आपकी साउथ इंडियन रिवर में जो कि बारिश के पानी से होती हैं कितना ज़्यादा फ्लड लेके आती हैं, तो ये चीज़ हो जाएगी, ये प्रॉब्लम होगी। वरना फिर जो छोटी बहुत बूंद कहीं पत्थर के बीच में पड़ गई है और वहाँ टेम्परेचर रात में माइनस में गया, वो गया जम गया तो वहाँ पे आइस बने, अब क्रैक के अंदर पानी है, पानी जो है अब वो एक्सपैंड कर जाएगा और एक्सपैंड जब करेगा तो क्रैक में छोटे छोटे माइनर फ्रैक्चर्स और आ जाएंगे और वो माइनर फ्रैक्चर्स फिर धीरे 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 बड़े होंगे और वो अगर कहीं ऊपर हैं और नीचे से उसको खींच रही है, कौन खींच रही है, ग्रेविटी, तो भैया लेके खट से जिस दिन वो संभाल नहीं पाएगा वेट, उस दिन वो नीचे गिर जाएगा। तो ऑल एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर कवर्ड अंदर जनरल टर्म जिसको डिनंडेशन कहते हैं। तो सारे ही जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं जो आपके वो कवर होते हैं किसके, एक जनरल, इनको एक टर्म दे दिया गया है जिसको हम डिनंडेशन के नाम से जानते हैं। द वर्ड डिन्यूट
वर्ड जो वर्ड डिन्यूड होता है इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिप ऑफ और टू अनकवर, यानी स्ट्रिप ऑफ कर देना, अनकवर कर देना। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, मूवमेंट, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड इन डिनंडेशन, और ये सारी चीज़ें डिनंडेशन में आती है। फिगर 6.1 में यू कैन सी विच गिव डिनंडेशन प्रोसेस एंड देयर रेस्पेक्टिव ड्राइविंग फोर्सेस, तो इसकी फोर्सेस के बारे में बताता है कि क्यों होती है। इट शुड बिकम क्लियर, ये क्लियर हो जाना चाहिए फ्रॉम दिस चार्ट दैट ईच प्रोसेस देयर एग्जिस्ट आर डिस्टिंक्टिव ड्राइविंग फोर्स, यानी हर प्रोसेस के लिए कोई एक एनर्जी या फोर्स होती है जो कि उसको ट्रिगर करने का काम करती है। एज देयर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन, क्योंकि अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स हैं ओइंग टू वेरिएशंस इन थर्मल ग्रेडियंट, तो थर्मल ग्रेडियंट में वेरिएशन आएगी क्रिएटेड बाय लैटिट्यूडनल, सीजनल, लैंड एंड वाटर स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि सीजन अलग है, लैटिट्यूड अलग है, लैंड और वाटर की अवेलेबिलिटी अलग है, तो इस वजह से अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, और ये जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है ये अलग अलग रीजन्स में वेरी करती है, एक रीजन में अलग होगी, कहीं रीजन में अलग होगी। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कहीं पे पानी गया क्रैक्स के अंदर और वो बर्फ बन गया, क्यों बर्फ बना, क्योंकि वहाँ पे रात में टेम्परेचर ठंडा हो गया। अगर टेम्परेचर ठंडा होता ही ना तो वो पानी अपने आप एवोपरेट करके उड़ जाता, वो ना वो बर्फ बनता, ना उसमें और क्रैक होते, ना उसमें और क्रैक होते, तो ना उसके क्रैक बढ़ते ना क्रैक बढ़ते, तो ना उस पर ग्रेविटी का पुल लग पाता, और ग्रेविटी का पुल लगता भी तो वो इतना सक्षम था कि अपने आप को होल्ड करके रखे रहता, तो वो कभी गिरता ही नहीं, वहाँ पे कभी डिनंडेशन होता ही नहीं। लेकिन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा हो रहा है, वो दूसरे लैटिट्यूड पे है, वो ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत डाउन चला जा रहा है, जैसे आपके लेह लद्दाख वगैरह हो गए, कोल्ड डेजर्ट हो गए। अब फिर आगे चलते हैं, द डेंसिटी, जो डेंसिटी होती है, जो टाइप होता है, डेंसिटी, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन विच लार्जली डिपेंड अपॉन प्रेसिपिटेशन, जो कि लार्जली प्रेसिपिटेशन पर डिपेंड होती हैं और टेम्परेचर पर डिपेंड होती हैं। ऑल्सो एक्सर्ट इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली ऑन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वो इनडायरेक्टली एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। कैसे करती हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो आप खुद ही बता देंगे, कमेंट करके बताइए। अब डिनंडेशनल प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये हम देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है ये। तो डिनंडेशनल प्रोसेस हुई। अब यहाँ से आप एक नीचे आइए, किसी भी टेबल को देखने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ से यहाँ, ये हो गया, मतलब इसके 3 पार्ट हैं, तो इसके सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे। अब वेदरिंग हो गई, तो ये प्रोसेस के बारे में बता रहा है, और ये ड्राइविंग फोर्स यानी वेदरिंग प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है, वेदरिंग प्रोसेस है। ये ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स एनर्जी है, तो या फिर एनर्जी, यानी ये प्रोसेस का ड्राइविंग फोर्स कौन है, ये बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, मॉलिकुलर स्ट्रेस हो गया, या फिर केमिकल एक्शन हो गए, तो इन वजह से हो सकता है। फिर प्रोसेस क्या हुई, मास मूवमेंट की, ये किस वजह से होता है, मास मूवमेंट, जब एक जगह थोड़ी सी वेदरिंग हुई और फिर उसके बाद एक साथ फिर कई सारे आ गए, उसके साथ उनकी संख्या बढ़ती रही, वो लैंडस्लाइड का फॉर्म ले लिया, तो मास मूवमेंट अब हो रहा है, मास एवलांच हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है, सब मिलके नीचे भाग रहे हैं, भैया अब हमको यहाँ नहीं रहना, चल भाई चल भाई चल भाई, हो गया, उनकी रैली लग गई और वो भागने लगे, बोले भैया आज मस्त मगन हो गए हैं, आज जो आएगा सामने से चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, भाई हम आज फॉर्म में हैं, रोज बताते थे ना तुम इंसान हमें, आज हम तुमको दिखाते हैं। फिर नीचे वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा। अब यहाँ से ये क्या होता है, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, काइनेटिक एनर्जी से होता है। काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, जब मूवमेंट होगा उसका, वो आगे बढ़ने लगेगी, तो मूवमेंट के साथ वो फोर्स प्रेशर करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी, और उसी के साथ एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, और आगे वो इस प्रोसेस को फर्दर एलिवेट करती चली जाएगी। फिर विद इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स, तो अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में देयर में भी लोकल वेरिएशन, तो लोकल वेरिएशन होती हैं ऑफ इफेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट क्लाइमेटिक elements due to altitudinal differences, variations, aspect variation, variation in amount of insolation by north and south facing slopes as compared to the east and west sloping slopes। तो यहाँ पे कह रहे हैं इंसुलेशन वगैरह भी कहीं कहीं ऐसा होता है, तो ये सारी वेरिएशंस आपको मिलेंगी, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग स्लोप हो गया। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका सन हमेशा ईस्ट की तरफ आता है और वेस्ट की तरफ जाता है, अब कोई ईस्ट की तरफ आएगा तो उसको ज़्यादा इंसुलेशन मिलेगा, वेस्ट की तरफ होगा तो उसको कम इंसुलेशन मिलेगा। फिर ईस्ट से जब ये जाता
जाता है तो नॉर्थ होके जाएगा, तो बीच में नॉर्थ आया यानी ईस्ट से ज़्यादा तो नॉर्थ में आपको मिलेगा, पर साउथ में आपको मिलेगा ही नहीं, यानी इस तरफ साउथ वाला जो पोर्शन रहेगा उस तरफ गर्मी इसको मिलेगी नहीं। तो यही कह रहा है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस तरफ है, कौन सा स्लोप फेस कर रहा है। फर्दर फिर क्या होता है, ड्यू टू डिफरेंसेस इन विंड वेलोसिटी, अब किस प्रकार की वेलोसिटी आ रही है, अब हो रहा है कि आपके वेस्टर्न घाट से आपके अरेबियन सी से ऐसी हवा आ रही है, वो वेस्टर्न घाट से टकरा रही है, तो इसमें इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, आगे वाले के लीवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड, दो साइड होती हैं। लीवर्ड साइड कहाँ होती है, जैसे ये आपका जैसे ये आपका हो गया, ये अरेबियन सी से यहाँ से हवा आ रही है, ये आपका वेस्टर्न घाट है, अब वेस्टर्न घाट से ऐसे टकराई तो ये आपका विंडवर्ड साइड हो गया जहाँ विंड आ रही है, और ये आपका लीवर्ड साइड हो गया। तो अब ज़्यादा जो कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसी साइड पड़ेगा ना, बारिश भी इसी साइड होगी, और फिर यहाँ से ड्राई हवा होकर यहाँ पे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो यही कह रहा है, फर्दर ड्यू टू द विंड वेलोसिटी डिफरेंसेस, और उसके डायरेक्शन में अमाउंट ऑफ काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कैसी हो रही है, इंटेंसिटी कैसी है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड इवोपरेशन, कितनी प्रेसिपिटेशन है, कितना इवोपरेशन है, डेली रेंज क्या है टेम्परेचर की, कम ज़्यादा हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, थाविंग फ्रिक्वेंसी कैसी है, डेप्थ ऑफ फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट कितना पड़ रही है, कितना ज़्यादा हो रही है, डेप्थ और फ्रॉस्ट की पेनिट्रेशन कितनी है, कितने अंदर तक, कितने क्रैक्स को वो कर रहा है, कितने क्रैक्स को एक्टिवेट कर रहा है, कम है, जल्दी से हो जा रहा है, बहुत लंबे प्रोसेस में हो रहा है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस वेरी विद इन एनी क्लाइमेटिक रीजन, तो हर क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से ये अलग अलग तरीक़ों से वेरी करती है, अलग अलग जगहों पे ये वेरी करती है। चलिए अब हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करते हैं। जो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं बीइंग इक्वल, वो इक्वल होते हैं द इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस डिपेंड अपॉन टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक। अब कोई हल्की सी रॉक है, सस्ती सी रॉक है, मतलब कम मजबूत रॉक है, तो उसके ऊपर भैया बहुत अच्छी तरीके से ज़्यादा छोटी छोटी जो बूंदें आएंगी वो भी उसको गला ले जाएंगी। लेकिन अब कोई मजबूत है, सख्त है और ताकतवर है, कहेगा आज देख लेता हूँ, लेकिन जाना तो उसको भी है, राजा हो या रंग फ़कीर सबको जाना है। तो यहाँ पे टाइम लगेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, आप बहुत अच्छा कुछ कर लीजिए, फिर भी आपको जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा, बाकी जाना तो सबको है। द टर्म स्ट्रक्चर इंक्लूड्स सच एस्पेक्ट्स ऑफ रॉक एज फोल्ड, फॉल्ट, ओरिएंटेशन एंड इंक्लाइनेशन ऑफ बेड्स, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ जॉइंट्स। जब यहाँ पे जॉइंट्स हैं कि नहीं है, अब जॉइंट नहीं होगा तो पानी अंदर कैसे जाएगा, अब फिर बेडिंग प्लेन्स हैं कैसे, हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स किस से बने हुए हैं, केमिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है, वहाँ पे रिएक्शन कैसा हो रहा है, किस किस कंपाउंड से रिएक्ट हो रही है, परमिएबल है, इम्परमिएबल है, इन सब चीज़ों पर डिफरेंट सिनेरियोज पर डिपेंड करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स विद डिफरेंसेस इन दियर स्ट्रक्चर ऑफर वेरिंग रेजिस्टेंस। तो ये क्या करते हैं, वेरिंग रेजिस्टेंस करते हैं, वेरिंग रेजिस्टेंस देते हैं। अब चलिए हम इसके आगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी लेक्चर नहीं बनाऊंगा, आप लोग भी सोने लगते हैं।